अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। सभी का वेलकम है YET योर इंग्लिश ट्यूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। पेशे से मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। भारत के किसी भी एग्ज़ाम का इंग्लिश का सेक्शन कैसे हैंडल करना है ये मैं आपको इस चैनल पे सिखाता हूँ। सब्सक्राइब करने से वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे। आज क्या करने वाले हैं भाई, आज है सैटरडे यानी कि शनिवार। आपकी भी स्पेशल क्लास है फेवरेट और मेरी भी फेवरेट सेंटेंस ब्रेकिंग मेथड की। बहुत स्टूडेंट्स की यही दिक्कत है कि सर सेंटेंस समझ में नहीं आता, लिखा कैसे हुआ है, कौन सा वर्ड पहले कौन सा वर्ड बाद में। तो इसी चीज़ को अपने लॉजिक से समझते हैं इस क्लास में। ग्रामर रूल कैसे लगते हैं, सेंटेंस की स्ट्रक्चर कैसे बनती है, कैसे सेंटेंस में प्रैक्टिकली एरर्स निकालनी है, इस क्लास में आप मेरे साथ सीखोगे। शुरू कर लें फटाफट से। चलिए, सारे सेंटेंसेस लेकर के आए हम द हिंदू के पुराने और नए एडिटोरियल्स के। ये आज का फर्स्ट सेंटेंस। सेंटेंस में बहुत सारी एरर्स हैं, पहले इसको पढ़ना है, फिर ब्रेक करना है SBT मेथड से और फिर देखना है एरर्स कहाँ पे मिलेंगी। चलिए पहले इसको पढ़ने का काम कर लेते हैं। करेक्ट फॉर द 10th consecutive year China has been remaining the larger source of international students in the US in 1819 and India sends 20% lesser foreign students to US United States than China। कह रहे 10वीं दफ़ा for the 10th consecutive year। कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, ठीक है ना। पहले 2010 फिर 2011 फिर 12, बिना रुके बिना ब्रेक के। कह रहा बिना ब्रेक के सीधे 10वें साल में लगातार 10वें साल में चाइना बनती आ रहा है। मतलब चाइना हैज़ बीन रिमेनिंग। रिमेन मतलब बने रहना, ठीक है ना। रिमेन मतलब बने रहना। तो चाइना बना रहता आ रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। और क्या, ज़्यादा बड़ा सोर्स, ज़्यादा बड़ा स्रोत इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का, अंतर्राष्ट्रीय जो है स्टूडेंट्स का। और कहाँ पे, अमेरिका में, इन द US। और कब हुआ ये काम, 2018-19 में। तो 2008-9 से 2018-19 तक चाइना एक ज़्यादा बड़ा सोर्स है। कह रहा और इंडिया जो है ना वो सेंड करता है 20% 20% लेसर फॉरेन स्टूडेंट्स को, फॉरेनर्स को। और कहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट्स में, बजाय चाइना के। समझ गए। तो चाइना अगर 100 भेजता है ना तो इंडिया कितने भेजता है भाई, 20% लेसर यानी कि 80%, मतलब 80 स्टूडेंट्स को भेजता है। तो 10वीं साल लगातार ऐसा होता आ रहा है। अब ये सेंटेंस आपने सिंपल तरीके से पढ़ लिया है। अब इसको अपने फटाफट से ब्रेक करके देखते हैं इसमें कहाँ कहाँ एरर्स रखी है। उससे पहले अपनी ऐप को डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से, योर इंग्लिश ट्यूटर। कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक भी डाल रहा हूँ ऐप का। ऐप का ऑब्जेक्टिव है क्वालिटी कोर्सेज को, क्वालिटी एजुकेशन को सब तक पहुंचाना बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में। हज़ारों रुपए के कोर्स मैं आपको कुछ 50-100 रुपये में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। जैसे बेसिक से एडवांस इंग्लिश राइटिंग का कोर्स है, SSC, बैंक्स, UPSC, किसी भी एग्ज़ाम के लिए लिखना कैसे, बिल्कुल हिंदी से कैसे शुरू करना है, हिंदी पंजाबी गुजराती से। ऐसा इंडिया का अकेला कोर्स है ये, आप यूनिक कोर्स समझ सकते हैं इसको। इस कोर्स का फ़ायदा उठा लेना। 699 का कोर्स है, अभी आपको मिल रहा है 475 में नवरात्रि के मौके पे। 9 नाइट्स नाम का कोड जो है ज़रूर लगा लेना। सभी कोर्सेज के दाम बढ़ने वाले हैं, GST इंक्लूड होगा नेक्स्ट मंथ से, उससे पहले फ़ायदा उठाएं। साथ ही आपको SSC बैंक से कोर्स भी अवेलेबल है 50-50, 100-100 रुपये में। कोड लगाते रहना, इन पे भी आपको डिस्काउंट मिलता रहेगा। चलिए, ऐप रिलेटेड, कोर्स रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो इस नंबर पे डाल दें, व्हाट्सअप कर दें, आपको व्हाट्सअप रिप्लाई मिल जाएगा। देखिए ये अपना सेंटेंस था, अब इसको ब्रेक करना है हमें फटाफट से। 3 हमारे पास रूल्स हैं ब्रेक करने के। उससे पहले देख लो, ये ग्रीन कलर में सारे मैंने सब्जेक्ट डाल दिए हैं, रेड कलर में सारी की सारी आपको मिलेंगी वर्ब्स। कोई कंजंक्शन आएगी तो वो मिलेगी येलो कलर में, एडवर्ब कहीं आई नहीं है, अगर आती तो मिल जाती पिंक कलर में। एडजेक्टिव्स मिलेंगे सारे के सारे ब्लू कलर में। ये सारा मैंने आपको पकड़ना सिखा दिया है, कैसे आपको अलग अलग वर्ड्स को अलग अलग करना होता है। अब 3 रूल्स को हमें फॉलो करना है ब्रेक करने के। पहला रूल, सब्जेक्ट कम से कम सेंटेंस में एक होगा। सेंटेंस में 5 सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक तो होगा ही होगा, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। रूल नंबर 2, अगर सब्जेक्ट एक या एक से ज़्यादा है तो वर्ब जो है सब्जेक्ट या सब्जेक्ट से ज़्यादा होंगी। मान लो सब्जेक्ट है 5 तो वर्ब्स 5 भी हो सकती हैं और 15 भी हो सकती हैं। रूल नंबर 3, जितनी प्रेपोजिशन हैं उन हर प्रेपोजिशन को कम से कम एक ऑब्जेक्ट आपको जरूर देना है। और ऑब्जेक्ट बनेगा ग्रीन कलर वाला नाउन, जैसे ऑफ है, फॉर है, बाय है, इन है, विद है, एट है, इनटू है। सब प्रेपोजिशन को एक ऑब्जेक्ट आपको ग्रीन कलर वाला देना है। शुरू कर लें ब्रेक करना। चलो, फॉर प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट बन गया ईयर नाम का नाउन, कॉमन नाउन है, पीछे एस भी लगा सकते हो। फॉर द 10th consecutive ईयर, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो ये नाउन है, लेकिन बीच में 2 एडजेक्टिव लगे हुए हैं। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार बिना रुके, एक एडजेक्टिव है। 10th मतलब 10वां, एक न्यूमरल एडजेक्टिव है। ठीक है, दोनों ही एडजेक्टिव इस ईयर्स नाम के नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं, इसकी विशेषता को बता रहे हैं। ये पूरा कहलाएगा प्रेपोजिशन फ्रेज ऑफ टाइम।
कब हो रहा है भाई ये काम? 10वीं बार हो रहा है लगातार, है ना। प्रेपोजिशनल फ्रेज ऑफ टाइम, इसको एडवर्बियल फ्रेज भी बोल सकते हैं। आगे बढ़ो, कोमा लग गया। अब आपको मिलेगा सेंटेंस का सब्जेक्ट कोमा के बाद। सब्जेक्ट क्यों है? इस कोमा से पहले जो भी आया उससे इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है। ये ऐसा सेंटेंस का नाउन है पहला, ऐसा ग्रीन कलर का वर्ड है जिसके पहले कोई प्रेपोजिशन कोई वर्ब है ही नहीं। इनफैक्ट कोई वर्ड इसके पहले है ही नहीं, ये पूरा फ्रेज तो अलग हो गया इससे। ऐसा वर्ड पहला नाउन सेंटेंस का जिसका कोई प्रेपोजिशन या वर्ब से नाता ना हो, वही आपका सब्जेक्ट कहलाता है। समझ गए? चाइना की वर्ब मिल गई आपको, हैज़ बीन रिमेनिंग, सब्जेक्ट को वर्ब देनी ही देनी है। प्लूरल सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब है। चाइना एक प्रॉपर नाउन है, इसलिए सी बड़ा रखें। ज्योग्राफिकल लोकेशंस के नाम के आगे किसी देश, किसी गांव, किसी कस्बे, किसी शहर, है ना, किसी कॉन्टिनेंट, इनके नाम के आगे कभी भी द को नहीं लगाया जाता। तो द चाइना नहीं लिखा, सिर्फ चाइना लिखा है। और आगे बढ़ो, चाइना रहा है, हैज़ बीन रिमेनिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, जो काम पास्ट में भी हो चुका है और प्रेजेंट में भी जारी है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो चाइना रहता आ रहा है, 10वां सबसे बड़ा लार्जर सोर्स, ज़्यादा बड़ा सोर्स। इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया सोर्स नाम का नाउन। सोर्स एक नाउन है, पीछे एस लगा दोगे कॉमन नाउन बन जाएगा, है ना, कॉमन नाउन है। लार्जर यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की। पॉजिटिव डिग्री लार्ज, कंपैरेटिव डिग्री लार्जर, ज़्यादा बड़ा, और सुपरलेटिव डिग्री द लार्जेस्ट, सबसे ज़्यादा बड़ा। तो चाइना बड़ा सोर्स बना हुआ है। अब देखो सोर्स किसका बना हुआ है? ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स नाम का नाउन, स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट्स कैसे? इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय। स्टूडेंट्स के बारे में यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है इंटरनेशनल। यहाँ पे डोमेस्टिक लिख देते तो डोमेस्टिक एडजेक्टिव है, इंटरनेशनल लिखा तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एडजेक्टिव है। और आगे बढ़ो, इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है द यूएस। अब आप पूछोगे सर अभी चाइना के आगे द नहीं लगाना था, लेकिन यूएस के आगे लगा दिया, क्या रीज़न है? कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनके नाम में प्लूरलिटी है, जैसे अमेरिका है, यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, फिलीपींस पीछे एस आता है, नीदरलैंड्स पीछे एस आता है ना, बहामास पीछे एस आता है। ऐसी सभी कंट्रीज जिनमें प्लूरल होने की फीलिंग आए, या तो पीछे एस लगाओ या नाम में कहीं यूनाइटेड आता हो, ऐसी कंट्रीज़ के आगे हम द लगाते हैं। तो यहाँ पे द यूएस बिल्कुल ठीक है ना। इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया द यूएस। और आगे बढ़ो, इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है 18-19 का साल, है ना, 18-19। अब देखो कोमा लगा और एंड लग गया, इसका सीधा सा मतलब क्या है? सब्जेक्ट नंबर 1 और वर्ब नंबर जो 1 आपको मिली है ना, अब वैसे ही सब्जेक्ट नंबर 2 और वर्ब नंबर 2 भी आपको मिलने वाला है। सब्जेक्ट नंबर 2 बन गया इंडिया और वर्ब नंबर 2 बन गई इसकी सेट्स। समझ गए ना, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, पीछे एस लगा हुआ है। अब इंडिया क्या भेजता है भाई? वर्ब से व्हाट का रिप्लाई करने वाला नाउन कौन है? इंडिया भेजता है स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स बन गया सेंड नाम की वर्ब का ऑब्जेक्ट, एक नाउन है, पीछे एस लगा हुआ है। अच्छा, स्टूडेंट्स कौन से स्टूडेंट्स हैं? पहले तो हैं ये फॉरेनर और दूसरे हैं लेसर, 20% लेसर। समझ गए ना, 20% लेसर, फॉरेनर, ये सब के सब एडजेक्टिव हैं। इस स्टूडेंट्स नाम के नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं, इसकी विशेषता बता रहे हैं। एक तो स्टूडेंट्स फॉरेनर हैं, एक 20% लेसर हैं, कम है। अब देखो इंडिया कहाँ भेजता है? 2 प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है द यूनाइटेड स्टेट्स, वही द यूएस, द यूनाइटेड स्टेट्स, है ना, 2 प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आ गया। देन यहाँ पे कंजंक्शन है, इसका ऑब्जेक्ट है चाइना। यहाँ पे वर्ब अंडरस्टूड है, जो इंडिया की वर्ब है इंडिया, वही यहाँ पे भी वर्ब बन जाएगी। यहाँ पे या तो सेंड्स लिख दो या डज लिख दो। देन एक ऐसी कंजंक्शन है इंग्लिश में जिसके बाद में नाउन आता है, एक वर्ब अंडरस्टूड होती है, लिखो या ना लिखो एक ही बात है। तो देन चाइना सेंड्स भी लिख सकते थे, देन चाइना डज भी लिख सकते थे, और ये देन चाइना लिख के भी छोड़ सकते थे। समझ गए? इस कंजंक्शन के बाद में चाइना सब्जेक्ट नंबर 3 और वर्ब नंबर 3 अंडरस्टूड है। अब एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ पूरी खिचड़ी को, दिमाग में आपके शांति से सब चीज़ें बैठे, फिर अपने को पकड़नी है एरर्स। सब्जेक्ट नंबर 1 है चाइना, इसकी वर्ब नंबर 1 है हैज़ बीन रिमेनिंग, ठीक है। सब्जेक्ट नंबर 2 है इंडिया, इसकी वर्ब नंबर 2 है सेंड्स, ठीक है। सब्जेक्ट नंबर 3 है चाइना, इसकी वर्ब नंबर 3 है सेंड्स या डज, वर्ब नंबर 3 है डज। कहाँ लिखी हुई है? नहीं लिखी हुई, देन के बाद में वर्ब को लिखना जरूरी नहीं है, अंडरस्टूड होती है। बाकी के वर्ड्स क्या काम कर रहे हैं? तो 3 क्लोज आए हैं, 3 क्लोज को मिलाने के लिए, 3 सब्जेक्ट वर्ब को मिलाने के लिए 2 कंजंक्शन आई हुई है। कंजंक्शन 1 है एंड, कंजंक्शन 2 है देन। 2 कंजंक्शन मतलब 2 + 1 3 क्लोजेस, इतना आप जानते ही हो फॉर्मूला। अब बाकी वर्ड्स, 4 प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है ईयर, इसका ऑब्जेक्ट है ईयर। ईयर को मॉडिफाई कर रहा है कंसेक्यूटिव और 10th नाम के 2 एडजेक्टिव्स, इस ईयर के बारे में बता रहे हैं। रिमेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है सोर्स नाम का नाउन। क्या बना हुआ है चाइना भाई? चाइना बना हुआ है सोर्स, एक नाउन है, लार्जर नाम के एडजेक्टिव से कंपैरेटिव डिग्री से मॉडिफाई हो रहा है। ओ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, जो कि मॉडिफाई हो रहा है इंटरनेशनल नाम के एडजेक्टिव से।
इन प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है अमेरिका, द लगा के द यूएस। अगली इन का ऑब्जेक्ट है 2018-19 वाला साल। इंडिया जो सेंड करता है, सेंड वर्ब का ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स। आपने वर्ब से वट का रिप्लाई करवा दिया स्टूडेंट्स को, तो वर्ब का ऑब्जेक्ट बन गए वो। स्टूडेंट्स हैं 20% टका, है ना, 20% कम, 20% लेसर फॉरेनर, तो ये फॉरेनर और 20% लेसर स्टूडेंट्स के लिए एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। टू प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है अमेरिका और बाकी सेंटेंस आपके सामने खुल चुका है। अब देखते हैं सेंटेंस में एरर। सबसे पहले मैं एरर बताता हूँ, ये हैज़ बीन रिमेनिंग है ना, इसको आपको बदलना है हैज़ रिमेन्ड में, ठीक है, एरर नंबर 1। अब सीखो ऐसा क्यों होगा। देखो ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। मैंने इसको किसमें बदल दिया, हैज़ प्लस में V3, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, कंटिन्यूस को कब प्रेजेंट परफेक्ट में बदला जाता है, एरर नंबर 1 इसी बात पे है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। इंग्लिश में 2 टाइप्स की वर्ब्स हैं, 2 कैटेगरी की, पहली स्टेटिव और दूसरी लिंक वर्ब्स। ये कभी भी सेंटेंस में मेन वर्ब बन के आ जाएं तो कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं हो सकती, समझ गए। अगर ये मेन वर्ब बन के आ जाएं तो कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं हो सकती। मैं आपको पहले इनकी लिस्ट दिखाता हूँ, फिर मैं रीज़न बताता हूँ लॉजिक क्या है ना यूज़ करने का। देखो पहली जो है सारी की सारी हैं ये स्टेटिव वर्ब्स। ये स्टेटिव वर्ब्स इसलिए हैं क्योंकि एक स्टेट को बताती हैं। आई अग्री विद यू, मैं आपके साथ अग्री करता हूँ, ये एक अवस्था है, एक स्टेट है, समझ गए ना। अग्री करने में टाइम नहीं लगता, या तो मैं आपसे सहमत हूँ या आपसे सहमत नहीं हूँ, या तो मुझे आप पे शक है या आप पे शक नहीं है। बीच में टाइम कंजम्पशन का कोई काम नहीं है। भाई मुझे आप पे शक हो रहा है, 5 मिनट से हो रहा है, पिछले 10 मिनट और होगा, फिर मैं बताता हूँ हुआ या नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। या तो आप गुस्से में दिखाई देते हो या नहीं दिखाई देते हो, गुस्से में दिखाई दे रहे हो, आपका चेहरे से हमें गुस्सा दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं होगा, समझ गए ना। हिंदी में बोलने को आ जाएगा, इंग्लिश में इन वर्ब्स में टाइम कंज्यूम नहीं होता। ये सारी वर्ब्स आपको देखनी है, ज़्यादातर क्वेश्चंस बनेंगे आपको बंदे हुए मिलेंगे, अग्री, बिलीव, इमेजिन और ये नो, अंडरस्टैंड, रिसेंबल और रिकॉग्नाइज। ये वाली जो है ना सारी ध्यान करना अच्छे से, रिमेंबर। ये थॉट और ओपिनियन वाली पे तो आपको बहुत क्वेश्चन बनते हुए मिलेंगे। ये लाइक डिसलाइक तो ये बहुत ही कॉमन सी नॉलेज है, आजकल इन पे क्वेश्चंस बनने बंद हो गए हैं। कभी भी ऐसा मत बोलना आई एम लाइकिंग इट, आई एम लविंग यू, आई एम प्रीफरिंग इट, आई एम वांटिंग दिस, वी आर विशिंग दैट। आईएनजी फॉर्म में मेन वर्ब बना के इनको कभी भी मत लिखना। पसंद करते हो तो करते हो, नहीं करते हो तो नहीं करते हो, कोई प्रोसेस नहीं है पसंद करने की। रात को अलार्म लगाया फिर पसंद करना शुरू किया, सुबह तक पसंद किया, ऐसा नहीं हो सकता, समझ गए। लास्ट में सेंसेस के वर्ब्स हैं, बी, फील, हियर, लुक, दिखाई देना, है ना, सी, सीम, स्मेल, टेस्ट, स्वाद आना। टेस्ट मतलब स्वाद लेना नहीं, स्वाद आना। स्वाद आना वाले मीनिंग के लिए बात कर रहे हैं हम टेस्ट को। स्वाद लेने वाले को आईएनजी फॉर्म में आप यूज़ कर सकते हो। आई एम टेस्टिंग दिस सूप, मैं इस सूप को जो है टेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे आईएनजी फॉर्म आ जाएगा। लेकिन दिस सूप टेस्ट गुड, ये सूप जो है बड़ा अच्छा टेस्ट करता है, स्वाद इसका बड़ा अच्छा आता है, यहाँ पे टेस्ट वर्ब एक जो है स्टेटिव वर्ब बन जाती है, उस केस में आईएनजी फॉर्म यूज़ नहीं होगी। लास्ट बचा पोजेशन वाला, हैव, ओन, पजेस, मेजर, बिलोंग या हैव। आई एम हैविंग 2 हाउसेस, मैं 3 घर रख रहा हूँ। या तो तू रखता है या नहीं रखता है, रखता है तो नहीं रखता है, इन दोनों में फ़र्क नहीं है कोई टाइम ड्यूरेशन का। जिस वक्त आपके नाम हो जाएंगे तीनों घर, आप उनको रखोगे, जब तक आपके नाम नहीं है आप उनको नहीं रख रहे हो। रखने के अंदर टाइम कंज्यूम नहीं होगा, समझ। जैसे ये स्टेटिव वर्ब्स हैं वैसे ही लिंक वर्ब्स भी हैं। आपने बेसिक ग्रामर की हुई है, ये 4-5 कैटेगरी की वर्ब्स होती हैं लिंक वर्ब्स। बी फैमिली की वर्ब अकेले मिल जाए, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, मी, बीन, है ना। आई एम गुड, मैं अच्छा हूँ, तो ये एम जो है ना अकेली आ गई है, बी फैमिली की वर्ब है, अकेले आने की वजह से लिंक वर्ब कहलाएगी। इसके बाद में कभी भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं आता, ठीक है ना। वैसे ही सीम, अपीयर, लुक, साउंड, बिकम, टर्न, ग्रो, रिमेन, स्टे, टेस्ट, फील, स्मेल और प्रूव, इसमें सिर्फ एक यही वाला पोर्शन है जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म में यूज़ हो सकता है। बाकी ये सारी की सारी लिंक वर्ब्स इनको छोड़ के कभी भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म में यूज़ नहीं होती है। तो ये वर्ब्स आपको ध्यान करनी पड़ेंगी। अब देखो रिमेन भी एक क्या है, लिंक वर्ब है, इसीलिए मुझे रिमेन वर्ब को टेंस चेंज करना पड़ा। सवाल ये आता है सर आपने प्रेजेंट परफेक्ट में क्यों किया, तो ध्यान से समझ लो, इसका भी रीज़न है। पास्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको चेंज करना है। अगर इज, आई एम, आर प्लस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूस या पास्ट कंटिन्यूस मिल रहा है, तो प्रेजेंट या पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर दे, वर्ब की फर्स्ट या वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदल दें, एरर सही हो जाएगी। और अगर मान लो परफेक्ट कंटिन्यूस आ रहा हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट टेंस, बस यही फॉर्मूला इनका। तो भाई ये कौन सा टेंस था यहाँ पे, ये टेंस आ रहा था रिमेन वर्ब का। रिमेन वर्ब क्या है, एक लिंक वर्ब है। रिमेन का मतलब होता है बने रहना, रिमेन और स्टे, इन दोनों वर्ब्स को आईएनजी फॉर्म के साथ यूज़ नहीं कर सकते। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस दिया हुआ था, सीधे से क्या किया मैंने, इसको प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज कर दिया।
चलिए एरर नंबर 1 पकड़ लिया आपने। डिटेल में बता रहा हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ ताकि दिमाग में बैठे आपके पूरे लॉजिक के साथ। एरर नंबर 2 क्या है? लेस और लेसर की, ये भी कई बार कर चुके हैं। देखिए लेस एक, ये भी एक एडजेक्टिव है, ये भी एक एडजेक्टिव है, दोनों ही एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री है, पर इन दोनों में फ़र्क होता है। अगर कोई चीज़ मात्रा में कम है तो लेस नाम का कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करें, है ना। लेस मिल्क, लेस नॉलेज, लेस साइज़, किसी चीज़ का साइज़ या मात्रा कम हो तो लेस नाम का एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस कम हो तो लेसर नाम का एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है। समझ गए? लेसर का बिल्कुल उल्टा होता है ग्रेटर, और लेस का बिल्कुल उल्टा होता है मोर। आप ऐसे भी इनको पकड़ सकते हो। समझ गए? द केस हैज़ बीन ट्रांसफर टू अ लेस या लेसर ट्राइब्यूनल। केस को ट्रांसफ़र कर दिया गया एक लेस ट्राइब्यूनल के पास या लेसर ट्राइब्यूनल के पास। ट्राइब्यूनल का मतलब होता है कोर्ट, तो केस को एक छोटी कोर्ट के पास ट्रांसफ़र किया गया। लेस या लेसर में से मैं चूज़ करूँगा लेसर को, वो वाली कोर्ट जो साइज़ में छोटी नहीं है, मात्रा में छोटी नहीं है, अपनी इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस में छोटी है। हाई कोर्ट से जो केस है वो सेशंस कोर्ट्स में आ गया है, समझ गए ना, इसीलिए इसको लेसर ट्राइब्यूनल बोलेंगे, ना कि लेस ट्राइब्यूनल। तो यहाँ पे लेसर ठीक है, लेस गलत है। अगला देखो, अ लेस या लेसर मैन वुड हैव गिवन अप इन दिस सिचुएशन बट ही डिडंट। एक कम महान आदमी, एक कम इंपॉर्टेंट आदमी, एक आम आदमी लेसर मैन ने गिव अप कर दिया होता, हथियार डाल दिए होते इस सिचुएशन में, लेकिन उसने नहीं डाले क्योंकि वो था ग्रेटर मैन। समझ गए ना। तो लेसर मैन लिखना है यहाँ पे, लेस मैन मत लिखा ना। लेस का मतलब हो जाएगा साइज में छोटा, है ना, क्वांटिटी में छोटा। कोई आदमी कोई चीनी की बोरी तो है नहीं जो क्वांटिटी में छोटी है। लेसर आदमी की बात हो रही है, कम इंपॉर्टेंट आदमी की बात हो रही है। अब तीसरा देखो, वी हैड 50 रुपी लेस या लेसर देन आवर रिक्वायरमेंट। हमारे पास हमारी रिक्वायरमेंट से 30 रुपये कम थे। अब देखो यहाँ पे साइज या क्वांटिटी कम होने की बात हो रही है, समझ गए ना। मात्रा रुपयों की कम थी, मनी की मात्रा कम थी, क्वांटिटी की बात हो रही है, तो यहाँ पे लेस लगा दो। लेसर का कोई भी काम नहीं है। 50 रुपी लेस देन आवर रिक्वायरमेंट, ऐसा लिखेंगे आप। देन के बाद में वर्ब अंडरस्टूड होती है, तो यहाँ पे वॉज जो है अंडरस्टूड होगा, देन आवर रिक्वायरमेंट वॉज। चलो तो इस केस में क्या करें भाई, इंडिया ने कम मात्रा में स्टूडेंट्स को भेजा है, कम महान स्टूडेंट्स को नहीं भेजा है, कम मात्रा में स्टूडेंट्स को भेजा है। तो 20% लेसर नहीं, 20% लेस स्टूडेंट्स। याद रखें लेस और लेसर के बीच का डिफरेंस। चलिए अब एक लास्ट एरर है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक वर्ड है फॉरेन। फॉरेन, फॉरेन ये एक एडजेक्टिव भी है और एक नाउन भी है। नाउन फॉर्म में फॉरेन का मतलब होता है विदेश। कहाँ जा रहे हो भाई? विदेश जा रहा हूँ, फॉरेन जा रहा हूँ। और एडजेक्टिव फॉर्म में फॉरेन वर्ड का मतलब होता है, फॉरेन वर्ड का मतलब होता है विदेशी। दिस इज अ फॉरेन कार, ये एक विदेशी कार है। ही इज अ फॉरेन सिटीजन, वो एक विदेशी नागरिक है। ये फॉरेन से ही हम फॉरेनर नाम का नाउन बनाते हैं। इसका मतलब होता है एक आदमी जो फॉरेन से आया हो, फॉरेनर। स्टूडेंट्स के लिए एक एडजेक्टिव चाहिए जो कि होगा फॉरेन, ना कि फॉरेनर, ठीक है ना। फॉरेनर तो खुद ही एक नाउन है, दूसरे नाउन के साथ लगा के इसको कंपाउंड क्यों बनाते हो? जब आपके पास फॉरेन नाम का एडजेक्टिव है, उसका मतलब होता है विदेशी। स्टूडेंट के आगे लगा दिया तो बन गया विदेशी स्टूडेंट्स, बाहर के स्टूडेंट्स। तो फॉरेनर स्टूडेंट्स ना लिख के आप फॉरेन स्टूडेंट्स लिखें, ये ज़्यादा बेहतर होगा। तो बस यही एरर्स है सेंटेंस में। एक सवाल मैं आपसे और पूछ लेता हूँ। एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था, सर फॉर द 10th कंसेक्यूटिव ईयर लिखा हुआ है, क्या इसको ऐसा नहीं लिख सकते थे क्या, 10 कंसेक्यूटिव ईयर्स? इन दोनों में क्या फ़र्क है और ऐसा क्यों नहीं लिखा हुआ, ऐसा ही क्यों लिखा हुआ है? सोचो पहले आप। चलो भाई, इसका मतलब है लगातार 10वें साल, 10th कंसेक्यूटिव ईयर। इसका मतलब है लगातार 10 सालों से, 10 कंसेक्यूटिव ईयर्स। तो 10th के साथ में ईयर लिख दिया, 10 के साथ में ईयर्स लिख दिया। दोनों का मतलब एक ही है, एक ही बात को कहने के दो तरीके हैं। अब ऐसा क्यों नहीं लिख सकते और वैसे ही क्यों लिखा? इसका जवाब सीधा सा है, जो सही लिखा हुआ है उसको हम चेंज क्यों करें? क्वेश्चन में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जो गलत लिखा हुआ है उसको चेंज करना। अब इस बात को कहने के कई तरीके हैं, तो कई तरीक़ों से जब बात लिखी जा सकती है और हर तरीका सही है, तो उसमें दिमाग क्यों लगाना हमें, है ना। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, दोनों ही बातें सही हैं। हमें तो एरर्स को पकड़ना था, ना कि अपने आप को कन्फ्यूज़ करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। अब अगला वाला थोड़ा बड़ा सेंटेंस है, थोड़ा सा आपको फोकस देना होगा और एरर्स इसमें बहुत सारी मिलेंगी भर भर के। शुरू कर लें। कह रहा, मैनी एन एक्टिविस्ट हैव कंप्लेन अबाउट द मैनर इन विच क्रिकेटिंग मैटर्स आर मैनेजिंग, बट द एडमेंसी शोड बाय द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया in not accepting constructively the reforms recommended by the Supreme Court
आर बिकमिंग टायरसम। लंबा सेंटेंस है। कह रहा है बहुत सारे एक्टिविस्ट ने, मैनी मतलब बहुत सारे, मैनी एन मतलब बहुत सारे, कह रहा है बहुत सारे एक्टिविस्ट लोगों ने क्या किया भाई, कंप्लेन किया है। अच्छा क्या कंप्लेन किया है, उस बारे में, तरीके के, उस मैनर के, उस जो है ढंग के, जिसके अंदर इन विच क्रिकेट से जुड़े हुए मामले, क्रिकेटिंग मैटर्स जो हैं, क्रिकेट से जुड़े हुए जो मामले हैं वो मैनेज किए जा रहे हैं, मैनेज हो रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई क्रिकेट से जुड़े हुए मामले हमारे देश में सही तरीके से मैनेज नहीं हो रहे, ऐसा कंप्लेन किया है। अच्छा और क्या हुआ, कह रहा है लेकिन जो एडमेंसी है ना, जो जिद्दीपना है, एडमेंसी का मतलब होता है इनफ्लेक्सिबिलिटी, अनयील्डिंग एटीट्यूड, है ना। कह रहा है जो जिद्दीपना है दिखाई गई है जो इस संस्था के द्वारा, कौन सी संस्था है, बीसीसीआई, और किस काम में, जिद्दीपना है नहीं एक्सेप्ट करने में, नहीं मान लेने में, कंस्ट्रक्टिवली तौर पे, कंस्ट्रक्टिवली मतलब सकारात्मक तौर पे। मैंने आपको कुछ बोला, आपने बोला अच्छा जी चलो आज से कर लेते हैं काम, है ना। अपनी गलती को सुधारने वाला एटीट्यूड कहलाता है कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड। तो कह रहे कंस्ट्रक्टिवली नहीं एक्सेप्ट करने का जो काम है, जो एडमेंसी है इस चीज़ की, और रिफॉर्म्स को, उन सुधारों को जो रेकमेंड किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कह रहे ये एडमेंसी जो है ना ये बनती जा रही है, बिकम होती जा रही है, बड़ी ही टायरसम, बड़ी ही थकाने वाली। पूरा देश हार गया बीसीसीआई के सामने बोल बोल के कि भाई मान जाओ, रिफॉर्म कर लो, करप्शन को कम करो, ताकि हम अच्छे से क्रिकेट खेल पाएँ, क्रिकेट ही खेलें, करप्शन ना हो। ये 2016 की न्यूज़ है, उस समय बीसीसीआई का चक्कर चल रहा था सुप्रीम कोर्ट के साथ। चलिए सेंटेंस आपने समझ लिया, अब इस सेंटेंस को अपन को ब्रेक करना और बहुत सारी एरर्स इसमें से ढूंढनी है। देखो मैनी एन एक होता है एक एडजेक्टिव, ये मैनी का ही भाई है, इसके आगे एन क्यों लगा है ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। इसका मतलब भी होता है कई सारे, मैनी और मैनी एन दोनों का मतलब होता है कई सारे। तो ये तो है एक एडजेक्टिव। इसके बाद में आने वाला जो नाउन है ना, एक्टिविस्ट, जो कि कॉमन नाउन है, ये बन गया आपका सब्जेक्ट। समझ गए ना, इस एडजेक्टिव से मॉडिफाई हो रहा है। कितने एक्टिविस्ट, बहुत सारे एक्टिविस्ट। रूल नंबर 1 पूरा हो गया, सब्जेक्ट आपको मिल चुका है। रूल नंबर 2, सब्जेक्ट को वर्ब देनी पड़ेगी। सब्जेक्ट एक्टिविस्ट है, पीछे एस लगा हुआ है, वर्ब भी प्लूरल है, सब्जेक्ट को मिल गई आपकी वर्ब। हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, या तो यहाँ पे कंप्लेंट आता, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ये कंप्लेन एक नाउन है। इस हैव वर्ब का ऑब्जेक्ट है कंप्लेन नाम का नाउन। दोनों सिनेरियो पॉसिबल है ना। मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे पास एक कंप्लेन है, आई हैव ए कंप्लेन, आई हैव ए कार, वो भी ठीक है। और आई हैव कंप्लेंड, कंप्लेंट एक वर्ब भी है, इसे ईडी लगा दे तो वो भी ठीक है। तो इस केस में मैं मान लेता हूँ एक्टिविस्ट जो है ना, जो इस एडजेक्टिव से मॉडिफाई हो रहा है, जो सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है हैव, और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है कंप्लेन नाम का नाउन। क्या है उनके पास, उनके पास कंप्लेन है। चलो आगे बढ़ो। और अबाउट प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट हो गया मैनर, मैनर मतलब तरीका, पीछे एस लगा देंगे तो मैनर्स बन जाएगा। मैनर्स का मतलब होता है तमीज़। मैनर और मैनर्स दो अलग अलग नाउन्स हैं। मैनर का मतलब होता है ढंग, मैनर्स का मतलब होता है तमीज़। चलो आगे बढ़ो। इन विच एक प्रेपोजिशन, एक कंजंक्शन होती है, इसके बाद में आ जाएगा सब्जेक्ट नंबर 2 क्रिकेटिंग मैटर्स, इसकी वर्ब नंबर 2 होगी आर मैनेजिंग। इतना समझ गए ना। सब्जेक्ट नंबर 1 एक्टिविस्ट, वर्ब नंबर 1 हैव, सब्जेक्ट नंबर 2 क्रिकेटिंग मैटर्स कंजंक्शन के बाद, और वर्ब नंबर 2 मैनेजिंग। अब आगे फिर कंजंक्शन आ गई, अब आएगा सब्जेक्ट नंबर 3। सब्जेक्ट नंबर 3 है एडमेंसी। अब इसकी वर्ब नंबर 3 क्या है यहाँ पे, शॉर्ट, ऐसा ही होगा ना। लेकिन अब ध्यान से देखना, ये एडमेंसी के लिए एक आया हुआ एडजेक्टिव है, वो एडमेंसी जो दिखाई गई है। देखो एडमेंसी तो कुछ दिखाएगी नहीं, आपका जिद्दीपना तो कुछ दिखाएगा नहीं। समझ गए मेरी बात को। एडमेंसी के लिए आगे एक वर्ब आपको और मिलेगी, इसलिए मैं इसको इसकी वर्ब नहीं मान रहा, इसको मैं वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पार्टिसिपल मान रहा हूँ, एडजेक्टिव मान रहा हूँ। तो सब्जेक्ट नंबर 3 एडमेंसी, जिद्दीपना, वो जिद्दीपना जो दिखाया गया है शॉर्ट, और बाय प्रीपोजिशन इस चीज़ का गवाह है कि ये एक एडजेक्टिव है, ना कि एक नाउन है। ठीक है। तो शॉर्ट के बाद में बाय प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसको हिंदी में बोलते हैं बीसीसीआई, इसकी शॉर्ट फॉर्म में। बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया पूरा का पूरा सरकारी संस्था है, द नाम का द आगे लगा हुआ है। आगे बढ़ो। इन प्रीपोजिशन है, ऑब्जेक्ट एक जीरेंट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। जब भी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया है, वर्ब जो है नाउन की तरह बिहेव करती है, वर्ब और नाउन दोनों की प्रॉपर्टीज़ को रखती है। अब इसमें वर्ब की प्रॉपर्टी ज़्यादा है। इसके बाद में रिफॉर्म्स नाम का एक इसका ऑब्जेक्ट रखा है। क्या एक्सेप्ट नहीं करना भाई, रिफॉर्म्स को एक्सेप्ट नहीं करना। वर्ब से जीरेंट से वर्ड का रिप्लाई किया रिफॉर्म्स ने, इस जीरेंट का ऑब्जेक्ट बन गए रिफॉर्म्स। कंस्ट्रक्टिवली भी एक एडवर्ब है, नॉट भी एक एडवर्ब है, दोनों ही एडवर्ब बता रही हैं। एक तो नहीं एक्सेप्ट करना और एक दूसरा सकारात्मक तरीके से एक्सेप्ट नहीं करना। ठीक है ना, दोनों एडवर्ब्स हैं, नॉट और कंस्ट्रक्टिवली एक्सेप्टिंग नाम के जीरेंट के लिए। अब देखो रिफॉर्म्स कौन से हैं। रिफॉर्म्स के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है रिकमेंडेड। वो रिफॉर्म्स जो रिकमेंड किए गए हैं, और किसके द्वारा किए गए हैं, ये रिकमेंडेड एक एडजेक्टिव है, रिफॉर्म्स के लिए आया है, बाय प्रीपोजिशन है द सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सरकारी संस्था है, द लगा हुआ है, एस बड़ा सी बड़ा है ना, प्रॉपर नाउन है। अब देखो यहाँ पे आपको मिली वर्ब,
इसीलिए बोल रहा था मैं, एडमेंसी जो है ना इसकी वर्ब है सब्जेक्ट नंबर 3 की, वर्ब नंबर 3 आर बिकमिंग। और क्या बिकम बन रही है? टायरसम। टायरसम का मतलब होता है थकाने वाला। लिंक वर्ब हमेशा अपने बाद में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेती हैं। लिंक वर्ब के ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट नहीं बोलते, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। वो नाउन और एडजेक्टिव दोनों ही हो सकता है। तो टायरसम या टायरिंग एक एडजेक्टिव होंगे, दोनों के दोनों। इस जो है ना एडमेंसी के लिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करेंगे। यहाँ पे नाउन आना जरूरी नहीं है लिंक वर्ब्स के बाद में। समझ गए? एक बार रिपीट कर दूं, फिर इसमें एरर्स को ढूंढना है। पहला सब्जेक्ट है एक्टिविस्ट, इसकी वर्ब है हैव, और हैव वर्ब का ऑब्जेक्ट है कंप्लेन, है ना। दूसरा सब्जेक्ट है क्रिकेटिंग मैटर्स, इसकी वर्ब है आर मैनेजिंग। तीसरा सब्जेक्ट है एडमेंसी, इसकी वर्ब है आर बिकमिंग। बाकी क्या बचा? मैनी एन बचा, एक्टिविस्ट सब्जेक्ट 1 को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव। अबाउट प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट हो गया मैनर। पीछे एस लगा दोगे तो इसका मीनिंग बदल जाता है। मैनर एक ऐसा वर्ड है। इन विच कंजंक्शन आई है, इसीलिए सब्जेक्ट नंबर 2 लगाया गया क्रिकेटिंग मैटर्स। बट कंजंक्शन आई है, इसीलिए सब्जेक्ट नंबर 3 लगाया गया एडमेंसी, यानी कि आपका जिद्दीपना। एडमेंसी के लिए एडजेक्टिव आया शॉर्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म पार्टिसिपल का काम कर रही है, पास्ट पार्टिसिपल, जो एडमेंसी दिखाई गई थी। बाय प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया बीसीसीआई, पूरा एक कॉमन नाउन है। इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया एक्सेप्टिंग नाम का जीरेंड, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वर्ब प्रेपोजिशन कभी भी वर्ब को अपना ऑब्जेक्ट नहीं बनाती, उसकी आईएनजी फॉर्म को ही अपना ऑब्जेक्ट बना सकती है। एक्सेप्ट दो तरीके से करना है, नॉट एक एडवर्ब है, कंस्ट्रक्टिवली एक एडवर्ब है, दोनों ही एक्सेप्टिंग नाम के जीरेंड को मॉडिफाई कर रही है। एक्सेप्ट क्या नहीं करना? रिफॉर्म्स को नहीं करना, तो रिफॉर्म्स इस जीरेंड का ऑब्जेक्ट हो गए। रिफॉर्म्स वो है जो रिकमेंडेड है। वर्ब की थर्ड फॉर्म अगेन एडजेक्टिव का काम कर रही है, रिफॉर्म्स के बारे में बता रही है। जैसे एडमेंसी के बारे में शॉर्ट बता रहा था, है ना, वो एडमेंसी जो दिखाई गई है वो रिफॉर्म जो रिकमेंड हुए हैं। रिकमेंड किसके द्वारा हुए हैं? पार्टिसिपल की पहचान यही होती है पास्ट पार्टिसिपल की, उसके बाद अक्सर बाय आपको मिलेगा। ये दिखाए गए हैं, रिकमेंड किए गए हैं बाय द सुप्रीम कोर्ट, बाय प्रोपोजिशन का ऑब्जेक्ट है सुप्रीम कोर्ट। आर बिकमिंग एक लिंक वर्ब है। लिंक वर्ब अपने बाद क्या लेती है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को लेती है। नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो नाउन की जगह एडजेक्टिव लगाया हुआ है, टायरसम नाम का एडजेक्टिव, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है एडमेंसी नाम के सब्जेक्ट नंबर 3 का। समझ गए ना? ये सब्जेक्ट नंबर 3, ये इसकी वर्ब, और ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले ऑब्वियस एरर्स को पकड़ते हैं। पहली ऑब्वियस एरर है एडमेंसी। अगर एडमेंसी सब्जेक्ट है, अगर एडमेंसी एक नाउन है, सिंगुलर नाउन होता है एडमेंसी, एडमेंसी का मतलब होता है जिद्दीपना। सिंगुलर नाउन्स की वर्ब या अनकाउंटेबल नाउन्स की वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। इस जिद्दीपने नहीं है, एडमेंसीज नहीं है, सिंगुलर नाउन है ना, तो वर्ब आर कैसे लगाओगे? आप यहाँ पे लिखो इज बिकमिंग, ना कि आर बिकमिंग। पहली ऑब्वियस एरर है यहाँ पे ये। दूसरी ऑब्वियस एरर, भाई एडमेंसी जो दिखाई गई है, रिफॉर्म्स जो रेकमेंड हुए हैं, ये दिखाई गई, ये भी एक एडजेक्टिव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। रिकमेंडेड, ये भी एक एडजेक्टिव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन शो वर्ब को अगर आप डिक्शनरी में डालोगे तो आपको क्या दिखाएगा? शो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शोड वर्ब की सेकंड फॉर्म, और शॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है, उनको लगता है वर्ब की थर्ड फॉर्म शॉर्ट होती है। शॉर्ट नहीं होती मेरे भाई, शॉन होती है। यहाँ पे पार्टिसिपल लगाना था, बात सही है तुम्हारी, लेकिन पार्टिसिपल एडजेक्टिव वर्ब की थर्ड फॉर्म बनता है, पास्ट पार्टिसिपल, ना कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे शॉन करते तो ये एडमेंसी के लिए पार्टिसिपल का काम कर देता। एरर नंबर 2। अब आ जाओ एरर नंबर 3 पे। मेरे को ये बताओ, इस जीरेंड का ऑब्जेक्ट है ये रिफॉर्म्स नाम का नाउन, क्या एक्सेप्ट नहीं किया? रिफॉर्म्स को एक्सेप्ट नहीं किया। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट हमारे पास, एडवर्ब कभी भी एक वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में प्लेस नहीं की जा सकती। चाहे वर्ब जीरेंड फॉर्म में हो, चाहे वर्ब मेन वर्ब फॉर्म में हो, चाहे वर्ब पार्टिसिपल फॉर्म में हो, चाहे वर्ब इन्फिनिटिव फॉर्म में हो, सेमी वर्ब हो, मेन वर्ब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्ब किसी भी फॉर्म में हो, अगर वो ट्रांजिटिव है, उसने अपना ऑब्जेक्ट लेने की कोशिश की है, ऑब्जेक्ट और उस वर्ब के बीच में एडवर्ब को मत घुसा आना। अब दिखाऊं कैसे नहीं घुसानी है। द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड रिसेंटली अ स्कीम, सरकार ने रिसेंटली एक स्कीम को लॉन्च किया है। सब्जेक्ट कौन है? गवर्नमेंट। वर्ब क्या है? हैज़ लॉन्च्ड। क्या लॉन्च किया है? स्कीम को। वर्ब से वर्ड का रिप्लाई कर रही है अ स्कीम नाम का नाउन। तो वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या आ गया? रिसेंटली। ये रिसेंटली क्या होती है? एक एडवर्ब होती है। पोजीशन होगी इसकी गलत, बीच में नहीं आ सकती। क्या करें? उठा लो यहाँ से और यहाँ लिख दो हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड अ स्कीम। समझ गए ना? तो एडवर्ब कभी भी वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में ना घुसाई जाए। द कमेटी हैज़ पब्लिश फाइनली इट्स रिपोर्ट, कमेटी ने पब्लिश कर दिया है फाइनली अपनी रिपोर्ट को। सब्जेक्ट कौन है भाई? सब्जेक्ट है तुम्हारी यहाँ पे कमेटी, सब्जेक्ट है कमेटी। वर्ब है हैज़ पब्लिश्ड, क्या पब्लिश किया? रिपोर्ट को, एक नाउन इसका ऑब्जेक्ट है। इट्स एक एडजेक्टिव है, कमेटी की रिपोर्ट की बात कर रहा है। फाइनली यहाँ पे एक एडवर्ब है,
पब्लिश वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में रखी हुई है। क्या करो, उठाओ, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में रख दो, हैज़ फाइनली पब्लिश्ड इट्स रिपोर्ट। समझ गए? तो ये काम यहाँ भी करना था आपको, यहाँ पर भी कंस्ट्रक्टिवली को एक्सेप्टिंग से पहले उठाना था। इन नॉट एक्सेप्टिंग द रिफॉर्म्स कंस्ट्रक्टिवली, या तो रिफॉर्म्स के बाद में रख दो इसको, या फिर उठा करके यहाँ पे रख दो, इन नॉट कंस्ट्रक्टिवली एक्सेप्टिंग द रिफॉर्म्स। समझ गए ना? बीच से निकाल दो, एक्सेप्टिंग से पहले रख दो, रिफॉर्म्स के बाद में रख दो, तुम्हारी इच्छा है, जैसे करना चाहो कर सकते हो। ये हो गया एरर नंबर 3, एडवर्ब की प्लेस जो है गलत किया हुआ हमने। अब आ जाओ एडवर्ब जो एरर नंबर 4 पे। अब ये बताओ, क्रिकेटिंग मैटर्स को मैनेज किया जा रहा है या वो किसी को मैनेज कर रहे हैं? एक मैटर है आपकी लाइफ में, मैटर का मतलब होता है मुद्दा, इश्यू। ये मैटर आपको मैनेज करेगा या आप जो हैं आप इस मैटर को मैनेज करेंगे? भाई मुद्दा मेरी लाइफ का तो मैं मैनेज करूंगा, मैटर मुझे थोड़ा ना मैनेज करेगा। तो क्रिकेटिंग मैटर्स को कैसे मैनेज किया जा रहा है ना, इसके लिए उनके पास कंप्लेंट्स हैं। तो यहाँ क्या करें, आर मैनेजिंग को पैसिव में बदल दो। दो तरीके हैं, पहला तरीका है इसको प्रेजेंट डेफिनेट में बदल दो, बी फैमिली की वर्ब मान लो आर को, और मैनेजिंग की जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म बना दो मैनेज्ड, आर मैनेज्ड। जिस तरीके से मैनेज किया जाते हैं डेफिनेट टेंस में। दूसरा तरीका इसको कंटिन्यूस टेंस में भी लिख सकते हो। आर मैनेजिंग को जो बेटर यही होगा, आर मैनेजिंग की जगह लिखें आप आर बीइंग मैनेज्ड। एक्टिव पैसिव नहीं करवाऊंगा अभी मैं, ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ, है ना? यहाँ पे उसके अंदर नहीं घुसेंगे। चाहे कंटिन्यूस पैसिव बना दो, प्रेजेंट कंटिन्यूस, चाहे प्रेजेंट डेफिनेट का बना दो, दोनों ही सही हैं, दोनों ही यहाँ पे काम करेंगे। आर बीइंग मैनेज भी ठीक है और आर मैनेज भी ठीक है। ये होगी चौथी एरर। अब देखो पांचवी एरर, ये हैव अ कंप्लेन, आई हैव अ कंप्लेन, यू हैव अ कंप्लेन, वी हैव अ कार, दे हैव अ हाउस। अगर हैव वर्ब का ऑब्जेक्ट ये कंप्लेन होता, अगर हैव वर्ब का ऑब्जेक्ट ये कंप्लेन नाम का नाउन होता, तो ये सिंगुलर नाउन है, अपने पहले अ को लेगा। कभी भी नाउन जो है सिंगुलर नाउन्स ए या एन या द के बिना नहीं आते। अब क्या करें, या तो इस कंप्लेन को नाउन मान लो, इसके आगे ए या एन को लगाओ, हैव अ कंप्लेन या हैव कंप्लेन्स, इसके पीछे एस लगाओ। इसको कंप्लेन आप नहीं छोड़ सकते बिना किसी आर्टिकल के। दूसरा तरीका, बेटर तरीका ये है, इसके पीछे ईडी लगा के इसको वर्ब मान लो, मैनी एक्टिविस्ट हैव कंप्लेंट। समझ गए मेरी बात को? दोनों तरीके ठीक है। इसको वर्ब बना दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईडी लगा दो, पहला तरीका ये सही करने का। दूसरा तरीका है हैव अ कंप्लेन या हैव कंप्लेंट्स, ऐसा लिख करके इसको नाउन बना दो, इसको आर्टिकल दे करके अप्रोप्रिएट तरीके से यूज़ करो। अब लास्ट बची पांचवी एरर, इसको भी डिटेल में देख लेते हैं। एक छोटा सा सिनेरियो इमेजिन करो, यहाँ 20 बच्चे बैठे हैं, यहाँ पे टीचर नंबर ए बैठा है, यहाँ पे टीचर नंबर बी बैठा है। पहले ए ने बी से बोला इन 20 के 20 बच्चों ने एग्ज़ाम को बॉयकॉट किया है, ठीक है। दूसरे ने बोला हाँ भाई सही बोला आपने, एक बच्चे ने एग्ज़ाम को बॉयकॉट किया है। दोनों में फ़र्क क्या है? पहले में भी 20 बच्चे हैं, दूसरे में भी एक एक करके 20 ही होने वाले हैं। बच्चे तो 20 ही हैं, लेकिन बात को कहने के दो तरीके हैं। फर्स्ट जो टीचर है ए टीचर, वो सभी को एक ग्रुप की तरह ट्रीट करवा रहा है, 20 के 20 बच्चों ने बॉयकॉट किया। दूसरा जो टीचर है वो इंडिविजुअल बच्चों की बात कर रहा है, एक एक बच्चे को इंडिविजुअली आपके सामने रख रहा है। राम ने भी किया, मोहन ने भी किया है, शालिनी ने भी किया है। समझ गए? तो बात को कहने के दो तरीके हैं। यही तरीकों से ऑल और ईच और एवरी नाम के एडजेक्टिव बनते हैं इंग्लिश के अंदर। ऑल बात करता है सभी की, ईच और एवरी बात करते हैं एक एक की, हालांकि आखिरी में संख्या सभी की बराबर हो जाने वाली है। ऑल की खासियत यह है कि इसके साथ में प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब, ईच और एवरी के साथ में सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब। जैसे ऑल स्टूडेंट्स हैव प्लान टू बॉयकॉट द एग्जामिनेशंस। ऑल के साथ में क्या आया? प्लूरल नाउन स्टूडेंट्स, और वर्ब कैसी आई? हैव प्लान्ड, प्लूरल वर्ब। लेकिन ईच है ना, ईच या एवरी लगा लो, उसके साथ में आप लिखोगे स्टूडेंट, सिंगुलर नाउन, ठीक है। और वर्ब भी स्टूडेंट लगाओगे, हैज़ लेगी अपनी सिंगुलर वर्ब को, ना कि हैव को। तो ईच स्टूडेंट हैज़ प्लान टू बॉयकॉट द एग्जामिनेशन, यहाँ पे ईच की जगह पे एवरी भी आ सकता था। ये सिर्फ एडजेक्टिव फॉर्म की बात कर रहा हूँ, इनकी प्रोनाउन फॉर्म भी होती है, वो आपको कभी डिटेल में फिर करवा दूंगा, ये आता भी होगा आपको, है ना। इनके बाद में ऑफ लग जाए तो वो अलग कहानी है, पूरी की पूरी अलग बात है। वो एडजेक्टिव फॉर्म की बात कर रहा हूँ मैं। अब जैसे ऑल और ईच के बीच का फ़र्क है ना, वही फ़र्क है मैनी और मैनी के बीच का। अब क्या फ़र्क है इनके बीच में? मैनी मतलब बहुत सारे, बहुत सारे, और मैनी का मतलब है बहुत सारे एक एक करके। बहुत सारे तो हैं, लेकिन एक एक करके मैं सबकी बात कर रहा हूँ। बात उतने लोगों की हो रही है मैनी की, लेकिन मैनी में एक एक पे ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ में सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर नाउन को यूज़ करें। समझ गए ना? ऑल की तरह ही मैनी को आपको ईच की तरह, एवरी की तरह ही ट्रीट करवाना है। इसकी निशानी क्या है? इसके साथ में अ लगा हुआ है, अ भी आ सकता है और एन भी आ सकता है नाउन के हिसाब से, मैनी या मैनी एन। जैसे मैनी सुपरस्टार्स हैव बीन रूइंड बाय ड्रग्स,
बहुत सारे सुपरस्टार्स जो हैं रूइन हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं ड्रग्स के द्वारा। तो यहाँ पे क्या है, मैनी के साथ में प्लूरल नाउन आ रहा है सुपरस्टार्स, और प्लूरल ही वर्ब आ रही है हैव बीन रूइंड। लेकिन यहाँ देखो, मैनी या सुपरस्टार या सुपरस्टार्स हैज़ या हैव बीन रूइंड बाय ड्रग्स। यहाँ पे आपको लिखना है सुपरस्टार्स की जगह पे सुपरस्टार, और हैव बिन की जगह पे हैज़ बिन। बात वही है, बहुत सारे सुपरस्टार्स जो है रूइन हुए हैं ड्रग्स के द्वारा, लेकिन एक एक करके मैं एक एक की बात कर रहा हूँ। पहले ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, है ना। रॉबर्ट डाउनी जूनियर से लेकर के माइकल जैक्सन तक, ब्रिटनी स्पीयर्स तक, मैं सबकी बात कर रहा हूँ एक एक करके। तो मैनी ईयर सुपरस्टार हैज़ बीन रूइंड बाय द ड्रग्स। तो यही मैनी ईयर का फंडा है मेरे भाई, याद रखना। सिंगुलर नाउन लेगा अपने बाद में, एक्टिविस्ट नहीं, एस निकाल दो, साथ में लगाओ एक्टिविस्ट। ए की जगह एन आ गया क्योंकि एक्टिविस्ट है, और हैव नहीं, यहाँ पे लिखाओ हैज़ कंप्लीट। तो बहुत सारी एरर्स थी इस सेंटेंस में, मेरे ख्याल से अब सब आपने समझ ली होंगी। ब्रेक करने के बाद ऐसे ही समझ पाते हो आप। चलिए आज की क्लास को यहीं रैपअप करेंगे, लंबा सेशन हो चुका है। अब एक काम करते हैं, अपने एक सेंटेंस मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये आपको खुद ही करना है। अगली क्लास जब होगी अगले सैटरडे, इसी जो है सेंटेंस से मैं क्लास को शुरू करूँगा, ठीक है ना। इसी को मैं पहले ब्रेक करके आपको इसमें एरर्स बताऊँगा। कम से कम 3 एरर्स इस सेंटेंस के अंदर हैं। आप पहले खुद कोशिश करो निकालने की, फिर इस वीडियो के नीचे फर्स्ट कमेंट में जाना, वहाँ से उन एरर्स को मैच कर लेना। मैं उसका आंसर्स यहाँ पे डाल रहा हूँ, ठीक है। मैच करके बताना 3 में से कितनी आप पकड़ पाए। कम से कम 3 है, 4-5 भी हो सकती हैं। अच्छा, वीडियो को एक लाइक और एक शेयर देना। ऐप रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो इस नंबर पे व्हाट्सअप करें, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अंटिल देन, साइनिंग आउट।